बिजनेस कॉम्बिनेशन इंस्टीट्यूट ने चैप्टर का नाम बढ़ा करके बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग रख दिया है। तो बेसिकली इसमें हम लोग जिसको हम लोग अमलगमेशन अकाउंटिंग बोलते हैं ना, उसको सीखेंगे। यहाँ पे सीए फाइनल में इंड AS 103 में इसको अमलगमेशन नाम नहीं दिया गया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन नाम दिया गया है। पढ़ने के पहले आप ये समझ लो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है इसका सीधा कनेक्शन कंसोलिडेशन से जाता है, कंसोलिडेशन के साथ होता है। मतलब जब आप कंसोलिडेशन करोगे ना कोई भी सब्सिडरी कंपनी का, तो उसके पहले आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट स्टेज एंड कंसोलिडेशन इज द सेकेंड स्टेज। तो कोई अगर कंसोलिडेशन सीख रहा है और उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं मालूम तो वो नहीं सीख पा रहा है, बिकॉज बिजनेस कॉम्बिनेशन के बिना कंसोलिडेशन नहीं होगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन एक सब्सिडरी को अगर मैं एक्वायर करता हूं तो एक बार का लफड़ा है, और कंसोलिडेशन उसके बाद हर साल उस सब्सिडरी का करते रहना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। ओके, बट ठीक है ना, हम लोग अभी पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन सीखते हैं। क्या होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन? द आंसर इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अ ट्रांजैक्शन इन विच द एक्वायरर, जिसको परचेजिंग कंपनी हम लोग बोलते हैं, acquires control over another business। बिजनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इस डेफिनेशन को देखा होगा तो यहां पे तीन बातें सामने आती है, एक्वायरर, कंट्रोल और बिजनेस। एक्वायरर कौन हुआ? जो परचेजिंग कंपनी हुआ, जिसने वेंडर कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया। तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला है द एक्वायरर इज द एंटिटी विच ऑब्टेन्स कंट्रोल। कैसे कंट्रोल आएगा भाई? मोर देन 50% का इक्विटी स्टेक आप खरीदेंगे या 100% का इक्विटी स्टेक आप खरीदेंगे, तभी तो कंट्रोल आएगा ना। मोर देन 50% इज द मिनिमम। 2, इट इज द एंटिटी विच पेज द परचेज कंसिडरेशन। बिकॉज आप स्टेक खरीदोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, उस पैसे को यहां पे परचेज कंसिडरेशन या कंसिडरेशन पेड बोल करके बोला जाएगा। एंड थर्ड, इट रिकॉर्ड्स द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एक्वायरीज बिजनेस। जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करेंगे तो वेंडर कंपनी का या सब्सिडरी कंपनी का असेट्स एंड लायबिलिटीज को अपने अंदर में लिखेंगे। सो वी विल रिकॉर्ड दी, आई मीन द एक्वायरर विल रिकॉर्ड द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस ऑफ द एक्वायरी। अब आइए सेकंड पैरा में चलते हैं कि भाई कंट्रोल, तीन बात बोले थे ना, एक्वायरर, बिजनेस और कंट्रोल। तो एक्वायरर का डिस्कशन हुआ, अब कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल होता है इफ यू एक्वायर मोर देन 50% स्टेक either directly or indirectly through your subsidiary, the control is acquired। आप खुद खरीद लीजिए स्टेक या अपनी सब्सिडरी के थ्रू से मोर देन 50% स्टेक करा लीजिए, कंट्रोल मान लीजिए। इवन ये भी चलेगा कि आप 40% खरीद लीजिए, अपनी सब्सिडरी को बोलिए वो 20 खरीद लेगा, तो भी 40 और 20 60 हो जाएगा, तो कंट्रोल मान लिया जाएगा। दूसरा कि इफ द एक्वायरर हैज द पावर ओवर द एक्वायरी and the acquirer is exposed to variable returns and it has the ability to use that power to affect those variable returns, we may conclude that the control exists। मतलब खाली स्टेक खरीद लेने से भर से नहीं होगा, वी शुड बी एक्सपोज्ड टू द वेरिएबल रिटर्न। मतलब सब्सिडरी को अगर नुकसान होगा तो वो नुकसान हम लोगों को भी होगा। एंड 2, उस वेरिएबल रिटर्न को, उस नुकसान को संभालने के लिए, वो नुकसान नहीं हो उसके लिए हमारे पास पावर होना चाहिए कि हम लोग उस वेरिएबल रिटर्न को अफेक्ट कर सके, यानी कि हम सब्सिडरी कंपनी की डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर सके, सो दैट उसको वो नुकसान ना हो। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पैराग्राफ को अगर मैं समरी करके बोलूं ना, तो द एक्वायरर शुड हैव पावर ओवर द इन्वेस्टी, द एक्वायरर शुड बी एक्सपोज्ड टू वेरिएबल रिटर्न एंड द एक्वायरर शुड हैव द एबिलिटी टू अफेक्ट दोज वेरिएबल रिटर्न्स। तब जाकर के माना जाएगा कि एक्वायरर के पास कंट्रोल है ओवर एक्वायरी। अब आइए थर्ड डिस्कशन की, भाई बिजनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर बिजनेस अक्वायर नहीं करते हो, बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो फिर एक मियर एसेट एक्विजिशन का केस हो जाएगा। आप अगर धंधा नहीं खरीदते हो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा ना, तो फिर आपने क्या खरीदा? हो सकता है आपने 2-3-4 असेट खरीद लिया हो। तो अगर आपने 2-3-4 असेट खरीदा होगा तो असेट एक्विजिशन का अकाउंटिंग होगा ना, बिजनेस एक्विजिशन का अकाउंटिंग तो फिर नहीं होगा। तो बिजनेस किसको बोलते हैं? आंसर है द बिजनेस इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज and assets that is capable of being managed for the purpose of providing returns to the investor। easiest definition, integrated set of activities, बहुत सारी एक्टिविटीज जो कि इंटीग्रेट की हुई हैं, एंड
capable of being managed for the purpose of providing returns to the investor। वो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है उसका मैनेजमेंट होता है, और उस मैनेजमेंट का पर्पज होता है कि भाई इन्वेस्टर को रिटर्न मिले, प्रॉफिट का शेयर मिले, कंपनी प्रॉफिट कमाए। बिजनेस के अंदर 3 एलिमेंट होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट का मतलब हो गया बहुत सारी एसेट का होना, प्रोसेस का मतलब हो गया सिस्टम, स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल का होना, और आउटपुट हो गया इकोनॉमिक बेनिफिट। सिंपल डेफिनेशन है। अब आप बोलोगे सर इतना फोकस इन सब चीजों के ऊपर क्यों? द आंसर इज छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते 3-3, 4-4 मार्क्स के। बिजनेस का डेफिनेशन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज केपेबल ऑफ बीइंग मैनेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग रिटर्न्स। बिजनेस के अंदर इनपुट, प्रोसेस, कंट्रोल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट का होना। तो ये सब सारी बातें क्यों रेलेवेंट है कि भाई आप अगर बिजनेस एक्वायर करते हो तो बिजनेस का होना जरूरी है, तो बिजनेस है तो फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग होगा। अगर आप बिजनेस एक्वायर नहीं किए, बिजनेस है ही नहीं वहां पे जिसको आप एक्वायर करोगे, और आप सच में बिजनेस एक्वायर किए नहीं, आप तो बिल्डिंग एक्वायर किए हो, तो फिर अकाउंटिंग प्रोसेस अलग होगा। तो इसके लिए इन सब चीजों का एक बेसिक जानकारी होना जरूरी है। आइए एक बहुत प्रॉपर प्रैक्टिकल डिस्कशन में जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग फॉर एसेट एक्विजिशन एंड बिजनेस एक्विजिशन। अब बिजनेस एक्विजिशन तो बड़ा चैप्टर है, उसको तो लंबा पढ़ेंगे, बट बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या, आइए मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल को देखो, उसके थ्रू समझ में आ जाएगा कि ए ने बी का बिजनेस एक्वायर किया, बिजनेस बाय पेइंग ए कंसिडरेशन ऑफ 900 रुपीज, एंड देयर वर 3 आइडेंटिफाइबल असेट्स ए बी सी, जिसका फेयर वैल्यू 500, 400 और 100 था। बिजनेस एक्वायर किया, साफ लिख दिया अगला, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग होगा। तो सर क्या करना होगा? सबसे पहले ये जो 3 असेट है ना ए बी सी, इनके फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करके जोड़ लेना होगा। जोड़ लिए सर 1000 आया, फिर आपने कितना पैसा दिया वो देखना होगा, सर 900। तो 1000 की असेट के बदले आपको 900 देना पड़ा, तो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड गेन ऑन बार्गेन परचेज, जो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, विच विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग है। सर जर्नल एंट्री ये रहा, देखो असेट डेबिट हुआ, पेमेंट जो किए टू बैंक हुआ, और टू प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। लेकिन अगर यही केस में ए अक्वायर्ड जस्ट 3 असेट्स, बिजनेस अक्वायर नहीं हुआ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट वहां पर नहीं है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज है ही नहीं, 3 असेट खरीदे हैं जस्ट, कोई लेबर फोर्स साथ में अक्वायर नहीं हुआ, कोई प्रोसेस अक्वायर नहीं हुआ, 3 असेट खरीदे हैं, और मान लो सारा डेटा सेम टू सेम है, तो क्या करेंगे? तो 3 असेट जिसका फेयर वैल्यू 1000 था, जो अलग अलग 500, 400 और 100 का था, उसके लिए अगर हम 900 का पेमेंट किए, तो हम ये नहीं बोलेंगे मेरे को प्रॉफिट हुआ और हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, नो। तो सर आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मेरे को 3 असेट डिस्काउंट में मिल गया। तो असेट अगर डिस्काउंट में हम अक्वायर करते हैं तो असेट के कॉस्ट को कम कर देते हैं। तो हमारा 900 रुपीज का जो पेमेंट है वो 3 असेट में 5:4:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो प्रॉफिट अराइजिंग इन दिस ट्रांजैक्शन, बिकॉज व्हेन वी परचेज ए बिजनेस देयर में बी कैपिटल रिजर्व, बट व्हेन वी परचेज एन असेट देयर कैन नॉट बी ए प्रॉफिट। तो सर फिर अकाउंटिंग कैसे करोगे? ये रहा 900 को डिवाइड किए 3 असेट में 5:4:1 के रेशियो में, 450, 360, 90 आया, तीनों असेट डेबिट कर दिए, टू बैंक हो गया। प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग करना अलाउड ही नहीं है असेट एक्विजिशन में। गॉट इट? ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, असेट एक्विजिशन और बिजनेस एक्विजिशन के बीच में। एक छोटा सा लाइन बोल करके फिर अगले पैराग्राफ में चलते हैं कि नॉर्मली जब हम कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है देन दी नेट असेट्स। कंपनी की नेट असेट्स अगर 1000 करोड़ की है, हमको 1200, 1300, 1500 करोड़ देना पड़ेगा, बिकॉज वो कंपनी हम लोग जिसको खरीद रहे हैं उसने एस्टेब्लिश किया अपने आप को कई सालों से। तो वो जो ज्यादा पेमेंट हम करते हैं ना, इस डिफरेंस को हम लोग गुडविल बोलते हैं। और बाई चांस अगर कम पेमेंट हुआ तो प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, विच इज कॉल्ड गेन ऑन बार्गेन परचेज। और अगर हम खाली असेट खरीदेंगे तो ज्यादा पेमेंट क्यों करेंगे जी? उस केस में तो हम खाली असेट का फेयर वैल्यू का पैसा देंगे। तो नॉर्मली बिजनेस कॉम्बिनेशन में ज्यादा पेमेंट होता है